एंटमोलॉजी की अगर हम बात करें तो एंटमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। 29 इंसेक्ट ऑर्डर्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में। ये एंटीना का सॉकेट दिख रहा होगा जहाँ से एंटीना कनेक्ट है। तो कॉकरोच को देखते हैं, तो कॉकरोच की बड़ी बड़ी मूछें, वो मूछें नहीं है, वो एंटीना ही है। इसके अंदर हेक्सागोनल छोटी छोटी, जो आप मधुमक्खी का छत्ता देखते हो ना, उसमें भी हेक्सागोनल कैप्स होती है। जैसे हनुमान जी की गदा देखी है आपने? हनुमान जी जो गदा लेके चलते हैं, बस वही छोटी सी गदा। जैसे हम तो नाक से सांस लेते हैं, इंसेक्ट कहाँ से सांस लेता है? तो इसका क्या हो जाएगा, 6 सेगमेंट्स हो जाएगा। आज भी एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा जो डराने वाली सब्जेक्ट है वो है एंटोमोलॉजी। मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ इस बेसिस पे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे इंटरेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि सर जो ये 64 इंसेक्ट वाला कोर्स चलता है ना, ये तो बिल्कुल हिला के रख देता है। सब कुछ सही चल रहा होता है ज़िंदगी में, और तभी हमारा बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में एंटोमोलॉजी का कोर्स आता है, जिसमें हमें 64 इंसेक्ट या फिर 64 से भी ज़्यादा इंसेक्ट हमें याद करने होते हैं, उनको समझना होता है। वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट तो एंटोमोलॉजी से प्यार करने लगते हैं, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो है वो नफरत करने लगते हैं। प्यार को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि IRI वाला एंटोमोलॉजी के लिए क्लासेस और कोर्स इस बार लेकर आ चुका है। इसी बीच आज हम जो आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं ना, ये इंसेक्ट, इनको हम अच्छे से जानेंगे। और मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आप सोच रहे हो ये देख करके क्या गुरुजी कराने वाले हैं क्या? नहीं, मेरे ही नाम राशि, बिल्कुल। रोहित सर हमारे साथ जुड़ेंगे। सर स्वागत करता हूँ मैं आपका, आइए। ऑलरेडी बच्चे आपको देख चुके हैं, जब हम ऑलरेडी IRI वाला 2.0 की बात कर रहे थे, उसके अंदर आपसे ऑलरेडी रूबरू हो चुके हैं। हमने बता दिया था कि रोहित सर क्या चीज़ है। तो सर आज जो है, जो ये इंसेक्ट की जो भी मतलब गुत्थी है हम बोल सकते हैं, तो उसको अच्छे से सुलझाओ। जितने भी हमारे JRF के एस्पिरेंट्स हैं, मोस्टली जो एंटोमोलॉजी तैयारी करना चाहते हैं, उनको बताओ आज की जो डेमो क्लास जिसको बोलते हैं ना, एक होता ना डेमो, मतलब एक डेमो वर्ड हम उस टाइम पे यूज में लेते थे जब कॉलेज में थे, तो कि यार थोड़ा डेमो दे लेते हैं। मतलब डेमो का मतलब थोड़ा सा मतलब दिखाना किसी चीज़ को। तो आज रोहित सर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से वो आपको कंसेप्ट जो है वो हमारे कोर्स में क्लियर कराने वाले हैं। तो सर मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ, और टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन अगर ये क्लास कोई भी देख रहा है, हमारा स्टूडेंट कोई छोटा भाई बहन, तो उसको ना इंसेक्ट की जो भी आप चीज़ें पढ़ाने वाले हो, क्या कवर कराने वाले हो सर आज? आज मैं जनरल थोड़ा इंसेक्ट को बेसिकली हम बाहर से देखेंगे कि किस टाइप से होता है, उसका शारीरिक जो बनावट है बाहर की किस टाइप से है, उसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देखेंगे। तो जनरल चीज़ें हम क्लियर कर लेंगे। अच्छा, बेसिक्स आज से बात करने वाले हो। बेसिक हम आज मॉर्फोलॉजी की आज आप बात करोगे। तो सर हाँ। आज आपके साथ मॉर्फोलॉजी की बात करने वाले हैं, तो एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। जो थोड़े से ज़्यादा मतलब जिनका जल्दी कैच कर लेते हैं, वो इस वीडियो को 1.5 स्पीड पे भी आप देख सकते हो, ताकि आप जल्दी इसको कवर कर सको। ओके, तो पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिए, और जो भी सर आपको बताने वाले हैं उनको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, जहाँ पर भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। सर मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ, आप बच्चों को क्लास को देखिए और आज इनका कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो शुरू करते हैं। 2020 लॉकडाउन के बाद से आप सभी को पता होगा कि एक महामारी आई थी, कोरोना नामक और उस कोरोना नामक महामारी में हम घर पे चले गए थे। घर पे जाने के बाद हमने ये देखा कि अब क्या करें, फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, इन MSc करें या घर पे बैठे रहें या जॉब की तैयारी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त एक फ़ैसला लिया कि कॉलेज में जैसे पढ़ाई चल रही थी, सारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा था, उस टाइम पे भी एंटोमोलॉजी के प्रश्न ऐसे होते थे जो ऑनलाइन गूगल पे भी नहीं मिल पाते थे ढंग से। ऐसी स्थिति में जब कॉलेज खुले, हम गए, थर्ड ईयर में हमने वापस क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट करी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें देखने को मिली कि बच्चे जो थर्ड सेमेस्टर में भी एंटोमोलॉजी आता है, जैसे ही हम BSc में इंटर करते हैं, वैसे भी हमारा सामना सेकेंड सेमेस्टर में एंटोमोलॉजी से हो जाता है। लेकिन इस एंटोमोलॉजी से इतना डरते क्यों हैं, इसका कारण अगर हम ध्यान से देखें तो वो कारण मुख्य रूप से क्या है, साइंटिफिक नेम्स।
इतने सारे कीड़े हैं, इतनी सारी इनकी डाइवर्सिटी है, और फिर इस डाइवर्सिटी में अलग अलग कीड़ा अलग अलग प्रकार से फसल को नुकसान पहुंचाता है। कुछ कीड़े हैं जो फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो इतने सारे कीड़ों को एक साथ याद रखना, उसके बाद इनकी जीवन को, लाइफ साइकिल को स्टडी करना कि किस तरीके से किसकी लाइफ साइकिल कितने दिनों की होती है, कैसे होती है, तो ये एक बड़ा ही टफ टास्क हो जाता है। 6 महीने के एक सेमेस्टर में एक बहुत बड़ा कोर्स जब एंटमोलॉजी का आता है तो अच्छों की नींद उड़ जाती है, और मिड टर्म और एंड टर्म के पहले तो जूनियर सीनियरों के पास दौड़े दौड़े भागे भागे चले जाते हैं कि सर ये पढ़ा दो, सर कुछ बता दो। और ऐसी स्थिति खुद मेरी भी हुआ करती थी। उसी वक्त मैं ये सोचा कि अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ के इतना कंठस्थ कर लिया जाए कि इसी सब्जेक्ट का डर खत्म हो जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर में काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, अगर इस सब्जेक्ट का डर खत्म हो गया तो फिर बाकी सारी चीज़ें तो आसानी लगने लगेगी। तो मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, और जब पढ़ना शुरू किया तो ये मुझे आसान लगने लग गया, और मुझे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इतनी इजीली क्लियर होने लग गए कि फिर मुझे इसमें मज़ा आने लग गया। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन गया मेरे लिए एंटोमोलॉजी, और फिर मैंने इसी में फर्दर पढ़ाई करके जेआरएफ की प्रिपरेशन करी और जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो आप लोगों को भी ये समस्या आती होगी, लेकिन अगर आपके पास अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है आपको कहीं से, अगर आप जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हो, तो IARI वाला प्लेटफॉर्म ने एंटोमोलॉजी 2.0 जो स्टार्ट किया है, उसमें जैसे पहले तो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस की क्लासें होती थी, लेकिन अब एंटोमोलॉजी में भी आपको हम ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से पूरी कोशिश करेंगे कि एक भी प्रश्न एंटोमोलॉजी का जेआरएफ में आपका गलत ना हो। तो मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका IARI वाला यूट्यूब चैनल में, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक जनरल एंटोमोलॉजी की बात करेंगे कि क्या है एंटोमोलॉजी, क्या है इंसेक्ट, और कैसे इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो शुरू करते हैं हम आज का। बहुत बातें हो गई, अब थोड़ा देखते हैं कि क्या है इंसेक्ट। जैसे कि मैंने ये पहली स्लाइड में यहाँ लिखा हुआ है, तो जैसे मैंने यहाँ पहली स्लाइड में ये सारी चीज़ें हैं इंसेक्ट, और फिर है क्वेश्चन मार्क। भाई क्वेश्चन मार्क का मतलब आप सभी जानते हो, यानी कि इस चीज़ के बारे में मुझे आपको बताना है कि ये क्या है। ये क्वेश्चन है कि भाई इंसेक्ट क्या है। आप इंसेक्ट को जब भी इमेजिन करते हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार की इमेजेस जनरेट होती होगी। या तो तितली दिमाग में आती होगी, या कोई ग्रास होपर, जिसे हमारे इधर टिड्डा, और हमारे जैसे मैं निमाड़ से हूँ तो वहाँ तो पोपटिया बोला जाता है इसे। उसके बाद एक ये है, इसे प्रेइंग मेंटिस बोला जाता है। ये एक प्रीडेटर होता है जो छोटे कीड़ों को खाता है। ये ग्रास होपर है तो सीधी सी बात है, घास को खाता है। बाइटिंग और चेविंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, यानी कि काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं इसमें। और ये बटरफ्लाई है, तितली है। इसकी लाइफ साइकिल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं एंटोमोलॉजी में कि एंटोमोलॉजी क्या है और इंसेक्ट क्या है। तो दोस्तों, एंटोमोलॉजी की अगर हम बात करें तो एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जब भी हम किसी कीड़े की, किसी इंसेक्ट की स्टडी करते हैं तो उसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो सर इंसेक्ट क्या होता है वो भी आगे बताऊंगा। एंटोमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अगर एंटोमोलॉजी को हम 2 भागों में बांटें तो यह एंटमोन और लोजिया 2 शब्दों में हम इसको बांट सकते हैं, एंटमोन और एक लोजिया। एंटमोन का मतलब होता है इंसेक्ट, और लोजिया का मतलब क्या होता है? स्टडी, यानी कि इंसेक्ट की स्टडी करना ही क्या है? एंटमोलॉजी है। अब ये एंटमोन क्यों कहा गया और लोजिया क्या होता है? तो ये एंटमोन और लोजिया जो है अलग भाषा के शब्द हैं। यह हमारी ना तो हिंदी भाषा का शब्द है ना ही इंग्लिश भाषा का है। तो कौन सी भाषा का शब्द है सर? तो ये है ग्रीक भाषा, जो ग्रीक लैंग्वेज होती है
उससे लिए गए दो शब्द हैं एंटमोन और लोजिया, जिसमें एंटमोन का जो मतलब होता है वो इंसेक्ट होता है और लोजिया का जो मतलब होता है वो होता है स्टडी करना। तो आपको पता चल ही गया होगा कि एंटमोलॉजी क्या होता है। अब एंटमोलॉजी में हम अगर इंसेक्ट की स्टडी कर रहे हैं तो सर ये भी बता दो कि इंसेक्ट क्या होता है। ठीक है भाई, बता देते हैं। इंसेक्ट अगर हम पूरा क्लासिफिकेशन देखें, जो मैं कि आपको आगे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इंसेक्ट तक पहुँचे हैं ओवरऑल एनिमल किंगडम से होते हुए। सबसे पहले इंसेक्ट की बात कर लेते हैं। इंसेक्ट नाम से ही स्पष्ट है कि इन सेक्शन, सेक्ट यानी कि सेक्शंस, और इन मतलब जिसकी बॉडी अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो यानी कि डिवाइडेड हो, उसी को बोला जाता है इंसेक्ट। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, इंसेक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। जैसे कि एंटमोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, वैसे ही जो इंसेक्ट है वो लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और लेटिन के किस लैंग्वेज मतलब किस शब्द से लिया गया है, तो इंसेक्टम से, इंसेक्टम से ये डिराइव हुआ है। इंसेक्टम का मतलब होता है इन सेक्शंस, यानी कि जो अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है। इट लिटरली मीन्स कट इनटू और नॉच्ड एंड रिफर्स टू द सेगमेंटेड बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट को आप जब भी देखेंगे तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, इसीलिए इनको इंसेक्ट बोला जाता है। अगर हम बात करें कि इसकी स्टडी सबसे ज़्यादा किसने करी वर्तमान में, इन प्रेजेंट में अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड में इसका फादर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है विलियम किर्बी। किसे कहा जाता है? विलियम किर्बी। इंडिया में अगर देखा जाए तो 1900 से लेकर 2000 के बीच के दशकों में जब एंटमोलॉजी पे काम किया जा रहा था भारत के अंदर, तो रामाकृष्णन अय्यर जो थे वो सबसे ज़्यादा इसमें अपना योगदान दे रहे थे। इसीलिए अगर पूछा जाए कि भारत में एंटमोलॉजी के फादर कौन है, इंडिया में एंटमोलॉजी के फादर कौन है, तो वो है टीवी रामाकृष्णा अय्यर। टीवी रामाकृष्णन अय्यर। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ से आपको इंसेक्ट का पता चलेगा कि वो कहाँ लाया करता है, कैसे कैसे हम इंसेक्ट तक पहुँचे हैं एनिमल किंगडम में। जैसे आप सभी जानते हो कि कई सारे इस पूरे जो पृथ्वी जिसे गोला कहते हैं, एक गोला है पृथ्वी, गोल, इसके अंदर पानी है, इसमें पेड़ पौधे हैं, उसके बाद रेगिस्तान है। फिर जैसे जैसे हम शहरों की ओर जाते हैं तो इंसानों की एक झुंड फौज हमें दिखाई देती है। तो वैसे ही इंसान खाने के लिए फसल लगाता है, फसलों में आपको कीड़े दिखाई देते हैं, घरों में भी आपको कीड़े दिखाई देते हैं, पानी में भी कीड़े होते हैं। इनकी डाइवर्सिटी इतनी है कि आप कहीं भी चले जाओ, चाहे रेगिस्तान में चले जाओ, चाहे समुद्र में चले जाओ, चाहे आप अपने घर में बैठो, आपको कीड़े जरूर दिखाई देंगे। तो इतनी डाइवर्सिटी है। आखिरकार ये डाइवर्सिटी जो इतनी इनकी है, ये आती कहाँ से है? तो जैसे आप सभी जानते हैं, क्लासिफिकेशन वर्ड आपने सुना होगा, वर्गीकरण। एक साइंटिस्ट थे कार्ल लिनियस एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ देखी कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको कैसे हम याद रखें कि कौन क्या है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने फिर क्या किया, अलग अलग फीचर्स को देखा, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और उनको फिर उनके फीचर के ही अकॉर्डिंग क्या कर दिया, बांट दिया। जैसे सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि प्लांट्स को अलग बांटा, जो एनिमल्स थे उनको अलग बांटा, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस से बना लेते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, जो अपना भोजन ढूंढते हैं या खुद बनाते हैं। खुद नहीं बनाते यानी वो दूसरे पे निर्भर होते हैं, लेकिन पकाना खुद ही पड़ता है उनको, जैसे हम भी डेली खाना बनाते हैं। तो
इस तरीके से एनिमल और प्लांट किंगडम में बांटा। अब हम बात करते हैं कि इंसेक्ट किस किंगडम में आता है। तो इंसेक्ट जो होता है वो एनिमल किंगडम में आता है, क्योंकि इंसेक्ट अपना खाना, जैसे आप देखते हैं खेत में जाते हैं तो वो तो फोटोसिंथेसिस करता नहीं है, वो तो फसलों को ही खाता है, यानी कि वो पौधे पे निर्भर है या तो फिर बीजों पे निर्भर है, जो सीड को बोर करके इंसेक्ट खाते हैं। कुछ जड़ों को खाते हैं फसलों की, तो वो रूट को फीड करते हैं। तो वो ओवरऑल अगर हम देखें सारे इंसेक्ट्स को, तो कुछ छोटे कीड़ों को खाते हैं जिनको प्रीडेटर बोलते हैं। तो बाहरी ही भोजन पर निर्भर है, वो खुद खाना बना नहीं सकते। तो एनिमल किंगडम में आते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, किंगडम क्या हो गया इनका, एनिमल या एनिमेलिया। दूसरा, अगर हम फाइलम की बात करें, एनिमल तो बहुत सारे हैं, अब फाइलम में फिर फर्दर डिवाइड कर दिया कि भाई अगर जो सेम सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले एनिमल हैं उनको और इकट्ठे कर दो। तो फिर फाइलम में बांट दिया, तो वो फाइलम कौन सा आया, इंसेक्ट को रखा गया किस फाइलम में, आर्थ्रोपोडा में रखा गया। अब भाई आर्थ्रोपोडा में क्यों रखा, आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, पोडा का मतलब क्या होता है, इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि आर्थ्रो का मतलब क्या होता है। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, जॉइंटेड। और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस या उपांग, शरीर के जो अंग होते हैं वो। अगर उन अंगों में विभाजन है यानी सेगमेंट्स है, सेगमेंटेशन है, तो वो क्या होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे जीव होते हैं, जो इंसेक्ट नहीं है वो भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग खंड पाए जाते हैं बॉडी में। तो उन सभी को आर्थ्रोपोडा में रखा गया। लेकिन फिर एक इंसेक्ट को अलग क्यों रखा गया, फिर आता है एक सब फाइलम। सब फाइलम जो होता है इसका, वो क्या होता है, यूनिरेमिया होता है। यूनिरेमिया, ये होता है एनिमल और ये होता है यहाँ पे आर्थ्रोपोडा। क्लास कौन सी है, तो पहले तो जैसे कि इंसेक्ट को इस बेस पे अलग कर दिया गया था कि इसमें 6 टांगे होती है। तो 6 टांगे दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब देखने गए तो किसी में 5 जोड़ी है, किसी में 4 जोड़ी है। तो अलग अलग इंसेक्ट सब जीव मिले, लेकिन एक इंसेक्ट को अलग करने का एक तरीका उन्होंने देखा कि ये सारे 6 मतलब 6 टांगों वाले हैं या 3 जोड़ी टांगों वाले हैं। इनमें 2 जोड़ी पंख भी हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पंख नहीं है लेकिन 3 जोड़ी की टांगे या 6 टांगे तो है ही। इसीलिए फिर उसको हेक्सापोडा बोल दिया गया। हेक्सा मतलब 6 और पोडा मतलब लेग्स, तो वो हो गया फिर। तो वो देख लेते हैं भाई कि जो क्लास हो गई वो क्या हो गई, हेक्सापोडा। इसी का जो नया नाम है वो इंसेक्टा है। इसी का जो नया नाम है वही इंसेक्टा है। पहले इसको हेक्सापोडा ही बोलते थे, अब इंसेक्टा बोलते हैं। अब यही इंसेक्टा को आगे बहुत क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे ये डिटेल में और भी हम पढ़ने वाले हैं क्लासेस में। तो इसके अलावा फिर अगर हम देखें, क्लास इंसेक्टा का जो डिवीज़न है वो किस बेस पे किया गया है, तो वो विंग के बेस पे किया गया है। अब इंसेक्टा में 2 तरीके के इंसेक्ट पाए जाते हैं। एक ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनमें विंग्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, और एक ऐसे इंसेक्ट होते हैं एक प्रकार के जिनमें विंग्स नहीं पाए जाते हैं, जो उड़ नहीं सकते। तो इस आधार पे इन्हें 2 अलग अलग कैटेगरीज में आगे बांट दिया गया। तो पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि विंग्स को बोलते क्या है। पटेरा, पटेरा शब्द याद रखना। क्लासिफिकेशन में पटेरा का मतलब क्या होता है, विंग। तो अगर अपसेंट है तो ए पटेरी गोटा, ए पटेरी
गोटा, और अगर प्रेजेंट है तो पटेरी गोटा। इस तरीके से फिर इंसेक्टा को या हेक्सापोडा ऑर्डर को जो इनके ऑर्डर्स हैं उनको पटेरी गोटा और एपटेरी गोटा में बांट दिया गया। फिर ये देखा गया कि जो पटेरी गोटा है, जो विंग वाले इंसेक्ट्स हैं, उनमें भी अलग अलग तरीके से विंग का जो है फॉर्मेशन हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो सर वो किस तरीके से हो रहा है? कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जिनमें जो विंग्स होते हैं वो बाहरी रूप से डेवलप होते हैं, कुछ होते हैं जिनमें आंतरिक रूप से इनर डेवलपमेंट होता है, तो उनको फिर एंडो और एक्सो पटेरी गोटा अलग अलग उनका भी विभाजन कर दिया गया। तो वो भी हम देख लेते हैं। एक हो गया एंडो, एक एक्सो और एक एंडो। तो विंग डेवलपमेंट भी दो तरीके से होता है। इसके बाद इनमें कितने कितने इनकी संख्या क्या होती है, तो ज़्यादातर अभी टोटल हम जो देखते हैं वो 26 हैं, 29 है, और 29 में जो 4 हैं वो एप्टेरिगोट ऑर्डर्स हैं। पटेरिगोट ऑर्डर्स में टोटल 16 है। सॉरी, हाँ, तो ये एप्टेरिगोटा में अगर हम देखें और एक पटेरिगोटा में अगर देखें तो इसमें कितने हो गए टोटल? इसमें तो 4 हो गए। इसमें कितने हो गए टोटल? इसमें होते हैं 16 और इसमें होते हैं 9। तो ये हो गया एक्सो, ये हो गया एंडो, एंडो पटेरिगोटा, एक्सो पटेरिगोटा। ये कितने हो गए? 16 और 9 25 25 25, ये हो गए 4 ये, तो टोटल कितने हो गए? 29। ये 29 इंसेक्ट ऑर्डर्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में। और भी कुछ न्यू ऑर्डर्स हैं जो हम बताएंगे आपको आगे आने वाली क्लासेस में, जो नए ऐड होते जाते हैं। कुछ नई नई डिस्कवरीज भी इंसेक्ट में होती रहती है, करंट अफेयर्स में हम पढ़ लेंगे उन चीज़ों को। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम है। उसके बाद फाइलम आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा यानी कि जॉइंटेड अपेंडेजेस। उसके बाद आता है इंसेक्टा या हेक्सापोडा, क्योंकि इसमें 6 लेग्स हैं। इंसेक्टा क्यों? क्योंकि इन सेक्शंस में बॉडी डिवाइडेड है, 6 पेयर ऑफ लेग्स हैं, 6 लेग्स हैं, मतलब 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्डर्स की, तो ऑर्डर टोटल 29 हैं। 29 ऑर्डर्स में से एप्टेरिगोटा के 4 हो गए, पटेरिगोटा के 25 हो गए। उन 25 को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। एक्सो में 16 हो गए और एंडो में 9 हो गए। इस तरीके से ये डिवाइड है। फिर इनको हम डिटेल में जब क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारे ऑर्डर्स को, उनकी क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या फैमिलीज़ उसमें आती है और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर इंसेक्ट्स उसमें आते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हो जाएगी। तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब आप कभी भी जब फील्ड वगैरह में जाओ, अगर आप खेती बाड़ी वाले हो तो फील्ड में जाओगे तो आप जनरल किसी भी फील्ड में जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे आपको इंसेक्ट ना मिले। अगर ऐसा हो जाए इसका मतलब कि आपकी न्यूज़पेपर में फ़ोटो आ जाएगी कि भाई ऐसा एक फील्ड है जहाँ पे कीड़े आते ही नहीं है। तो रेयरली 1% भी चांस नहीं है कोई भी ऐसी फील्ड हो जहाँ कीड़े ना आते हो, क्योंकि वो उन्हीं की हैबिटेट है, वो आएंगे, खाना वहीं पे है उनका, उनका भंडारा वहीं पे है, तो वो खाने तो आएंगे। अब अगर हम बात करें इंसेक्ट को पहचानने की कि इंसेक्ट को हम कैसे पहचानें, तो वो आज मैं आपको बता दूंगा। आप से कोई भी पूछ ले कि भाई ये इंसेक्ट है या और कोई जीव है, तो आप पहचान लोगे। इंसेक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं, इंसेक्ट के जनरल कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, बेसिक। जैसे इंसेक्ट को आप देखोगे तो उसमें आपको मेजरली 3 सेगमेंट देखने को मिलेंगे। ये 3 सेगमेंट हर इंसेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। क्या होंगे वो 3 सेगमेंट? सबसे पहला तो होगा हेड। सबसे पहला क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा।
फिर दूसरा जो सेगमेंट होगा वो हो जाएगा थोरेक्स। यहाँ लिख देता हूँ। ये जो है ये हो गया हेड, ये जो है ये हो गया थोरेक्स, और यहाँ जो लास्ट वाला एकदम टर्मिनल सेगमेंट हो गया ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक का जो है ये एब्डोमेन है। तो 3 भागों में इंसेक्ट की बॉडी डिवाइडेड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। अगर हम हेड को देखें तो हेड भी बहुत सारे सेगमेंट्स के साथ जुड़ा होता है, फ्यूज होता है। अलग अलग जो पार्ट होते हैं वो एकदम जकड़ के कसे होते हैं एक हेड के अंदर, इसीलिए इसको हेड कैप्सूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेड कैप्सूल। और ये जो प्लेटें होती है ना बाहर से जो सेगमेंट्स होते हैं, ये प्लेट एकदम कड़क होती है, हार्ड होती है। जब भी आप इंसेक्ट को देखोगे तो आपको दिखेगा कि इंसेक्ट की जो बाहर से बॉडी है वो बहुत कड़क है, जैसे प्लास्टिक होता है या कोई फाइबर होता है बहुत टफ जो होता है, तो वैसे आपको देखने को मिलेगा और बड़ा ही चमकीला होगा। तो ये क्यूटिकल का बना होता है, क्यूटिकल का बना होता है। जब हम एक्सोस्केलेटन या बॉडी वॉल को पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि ये कैसे क्यूटिकल होता है, बनता कैसे है, कैसे इसका मोल्टिंग के थ्रू फिर एक्सुवी जो होता है वो शेड होता है। तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो इंसेक्ट की जो बॉडी होती है पूरी वो 3 भागों में डिवाइडेड होती है। हेड जो होता है उसमें भी बहुत सारे, जैसे कि टोटल 6 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम थोरेक्स की बात करें तो थोरेक्स भी 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। और अगर एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन भी 9 to 11 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। अब हेड में क्या क्या होता है, तो हेड में आपको एक कंपाउंड आई देखने को मिल जाएगी, एंटीना देखने को मिल जाएगी, कंपाउंड आई, एंटीना, माउथ पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। माउथ पार्ट्स के अलावा और क्या देखने को मिलेगा? बस मेजर यही है। कहीं कहीं पे सिंपल आइज भी देखने को मिलती है। मेजरली जो 4 चीज़ें हैं, पहला है एंटीना। एंटीना क्या करता है? एंटीना सेंस का काम करता है। जैसे हमारे अंदर अगर हम देखें तो हमारी तो पूरी बॉडी सेंसरी है, कहीं पे भी टच कर दो तो हमें पता चल जाएगा। भाई कहीं भी गर्म होगा, कुछ ठंडा होगा तो हमें बॉडी में कहीं पे भी टच करेंगे कोई गर्म चीज़ तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन इंसेक्ट में ऐसा नहीं होता। इंसेक्ट जो सेंस करता है उसके पास कुछ ही जगहें ऐसी है जहाँ सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक तो माउथ पार्ट्स है, आई है, कंपाउंड आई, जैसे लाइट फोटो रिसेप्टर होती है। उसके बाद जो एंटीनी है उसमें भी ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी सेंसीलाज होते हैं कुछ, तो हम आगे बात करेंगे उसकी। तो हेड में मेजरली कंपाउंड आई, एंटीना और माउथ पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा सिंपल आई भी प्रेजेंट होती है। थोरेक्स की बात करें तो थोरेक्स में 3 सेगमेंट होते हैं। तीनों सेगमेंट में एक एक जोड़ी पैर होते हैं, लेग्स होते हैं तीनों सेगमेंट में। और इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, जो पहला सेगमेंट जो सबसे आगे वाला थोरेक्स का सेगमेंट होता है उसको प्रोथोरेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोथोरेक्स। प्रो यानी कि सबसे आगे, प्रो, ठीक है। उसके बाद आता है बीच में मीजो, मीजोथोरेक्स, और उसके बाद आता है मेटाथोरेक्स, ठीक है। उसके बाद मेटा आता है। ये क्या हो गया? मीजो हो गया, और ये हो गया प्रो। तो प्रो, मीजो और मेटाथोरेक्स हो गया। और इन तीनों ही थोरेक्स के सेगमेंट्स में एक जोड़ी टांग मिलेगी, यानी कि 6 टांगे होगी, इसीलिए हेक्सापोडा बोलते हैं। और जो मीजो और मेटाथोरेक्स है ना, इनमें विंग्स पाए जाते हैं एक एक जोड़ी। प्रो में नहीं पाए जाते, प्रो में एब्सेंट होते हैं विंग्स। सिर्फ जो मीजो और मेटाथोरेक्स होता है उसी में विंग्स प्रेजेंट होते हैं। और मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन में बताया था कि विंग्स को क्या बोला जाता है? पटेरा बोला जाता है। इसीलिए मीजो और मेटाथोरेक्स को एक साथ पटेरोथोरेक्स भी बोला जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो पटेरोथोरेक्स है उसमें कौन कौन से थोरेसिक सेगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑप्शन में आ जाएगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, आपको कौन सा चूज करना है? मीजो और मेटाथोरेक्स, मीजो और
मेटाथोरेक्स। तो इसी को क्या बोला जाता है, मेटाथोरेक्स और मीजोथोरेक्स को पटेरोथोरेक्स भी बोला जाता है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि पटेरोथोरेक्स क्या है, मीजो मेटाथोरेक्स। फिर आते हैं हम एब्डोमेन पे। अब देखो मैंने अभी थोरेक्स के बारे में बताया, तो थोरेक्स में विंग्स है, लेग्स है। तो एक तो फ्लाइट के, इसका मेजर फंक्शन क्या हो गया थोरेक्स का, एक तो फ्लाइट के काम आएगा, दूसरा लोकोमोशन के काम में आएगा, चलने के काम में आएगा। अब आते हैं एब्डोमेन पे। तो एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स हैं, 9 to 11 सेगमेंट्स है। इन्हीं सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, इनको यूरोमियर्स बोला जाता है। हर एक सेगमेंट को यूरोमियर बोला जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना। इसमें जो 8th और 9th सेगमेंट होता है ना एब्डोमेन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स जो इंसेक्ट के होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर 9th सेगमेंट की बात करें तो 9th सेगमेंट में मेल का जो जेनेटेलिया होता है वो प्रेजेंट होता है, और जो फीमेल का जेनेटेलिया जो ओविपोजिटर होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, 8th और 9th दोनों में, क्योंकि वो थोड़ा उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट लार्ज होता है, इसलिए 8th और 9th दोनों सेगमेंट में ओविपोजिटर जो फीमेल का जेनेटेलिया होता है वो प्रेजेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें इंसेक्ट से रिलेटेड, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या विंग्स कहाँ प्रेजेंट है, लेग्स कहाँ प्रेजेंट है, कंपाउंड आईज, एंटीनी, माउथ पार्ट्स जैसे हेड में प्रेजेंट है, फिर सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है मेल और फीमेल के 8th और 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही बेसिक है एक इंसेक्ट के मॉर्फोलॉजी में। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक हाउस फ्लाई का जो डायग्राम है वो लगाया हुआ है। इसमें जो हेड वाला पार्ट है वो देख सकते हैं आप किस तरीके से हेड वाला पार्ट है ये, उसके बाद ये थोरेक्स वाला पार्ट है, और ये लास्ट में एब्डोमेन है। और थोरेक्स में विंग्स हैं और लेग्स हैं, एब्डोमेन है, फिर एब्डोमेन नीचे की ओर है, और ऊपर जो सबसे एंटेरियर पार्ट है वो हेड है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद नीचे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट लिखी हुई है जहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जब भी मैं सेगमेंट बोलता हूँ तो उसी सेगमेंट को टेगमा भी कहा जाता है। अगर कहीं मैं सेगमेंट की जगह टेगमा शब्द यूज़ कर लूँ तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। जिस तरीके से सेगमेंटेड बॉडी, तो हम उसी को बोल सकते हैं कि भाई टेगमा। अगर इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। इसी डिवीजन को क्या कहा जाता है, टेगमोसिस। जो अलग अलग ग्रुपिंग ऑफ सेगमेंट्स होता है इंसेक्ट के अंदर, इस प्रोसेस को टेगमोसिस कहा जाता है। और पर्टिकुलर जो सेगमेंट होता है उसको टेगमा कहा जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, और यही कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि टेगमोसिस क्या है। तो याद रखना है कि ग्रुपिंग ऑफ सेगमेंट्स इनटू डिस्टिंक्ट रीजन्स, जैसे हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, इसको अगर कलेक्टिवली हम बोलेंगे तो टेगमोसिस बोलेंगे, लेकिन अगर इंडिविजुअली हम पर्टिकुलर हेड की बात कर रहे हैं तो वो टेगमा है, थोरेक्स की बात कर रहे हैं तो वो भी टेगमा है इंडिविजुअली। तो यही चीज़ है। टेगमेटा क्या है, बॉडी रीजन, एग्जाम्पल हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन इंडिविजुअली। ओके, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, अब आ गया इंसेक्ट हेड। अब यहाँ से हम हेड को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं, लेकिन एक बेसिक आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया होगा, क्योंकि डिटेल में चीज़ें तो फिर क्लास में ही क्लियर होगी, जब हेड के ऊपर ही हम 2-3 क्लास ले लेंगे, थोरेक्स के ऊपर ही बहुत सारी क्लासेस हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, इतना छोटा टॉपिक नहीं। अगर हेड को भी देखें तो इंसेक्ट के हेड में माउथ पार्ट्स जैसे हैं, तो बहुत टाइप के, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट में माउथ पार्ट्स होते हैं। एंटीना की बात करें तो वो भी बहुत अलग अलग टाइप की एंटीनाज होती है, अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग फॉर्म में होती है। आइज़ की बात करें, कंपाउंड आइज़, तो कंपाउंड आइज़, सिंपल आइज़, इसमें यहाँ पे भी मैं अच्छे से बता दूंगा आपको। तो यही सारी चीज़ें। इंसेक्ट हेड, अभी जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो इंसेक्ट हेड है।
और इसके अलावा थोरेक्स एब्डोमेन भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो हेड में क्या है भाई, ये देखिए यहाँ मैंने ग्रास ऊपर का एक बड़ा सा हेड लगा रखा है। इसमें आपको ये एंटीना का सॉकेट दिख रहा होगा जहाँ से एंटीना कनेक्ट है। इसके बाद ये जो बड़ी सी आँख दिख रही है ये कंपाउंड आई है। इसके अलावा इस डायग्राम में आपको ये छोटे छोटे से जो आंखें दिख रही है इसको सिंपल आई या ओसाइली बोलते हैं, ओसीली बोलते हैं। फिर नीचे आ जाएं तो नीचे ये जो गाल है, फेशियल एरिया जो फ्रंट वाला है उसको फ्रॉन्स बोलते हैं, जो साइड वाला लेटरल साइड पे होता है, एक तो ये हो गया फ्रंट वाला, एक लेटरल साइड पे, तो उसको जीना बोलते हैं, इसको फ्रॉन्स बोलते हैं। इसी फ्रॉन्स के ऊपर फिर वर्टेक्स आता है, वर्टेक्स के नीचे अगर जाएं तो क्लाइपियस आ जाएगा, क्लाइपियस के नीचे जाएं तो लेब्रम आ जाएगा, लेब्रम के साइड में अगर हम देखें तो मैंडिबल और मैक्सिली आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी वही मैंने लिखा हुआ है। सबसे मोस्ट एंटेरियर बॉडी पार्ट है, मतलब जो ये कौन सा टेगमा है, ये बॉडी डिवीजन का सबसे एंटेरियर यानी कि आगे वाला हिस्सा है। कॉम्पैक्ट है क्योंकि एक हेड छोटा सा होता है लेकिन उसमें कितनी सारी चीज़ें होती है, तो कॉम्पैक्ट होता है। इसमें सेगमेंटेशन आपको एविडेंट नहीं रहेगा, यानी कि दिखाई नहीं देगा स्पष्ट रूप से, लेकिन सेगमेंटेशन होता है क्योंकि इसमें क्या होती है, हार्ड क्यूटिकुलर की जो प्लेट्स होती हैं वो होती है। इसमें टोटल 6 सेगमेंट होते हैं। यहीं से कई बार जेआरएफ में कम से कम मेरे को लग रहा है कि 6 से 7, 8, 10 बार आ गया होगा ये क्वेश्चन। और जो एमपी की आरआईओ एग्ज़ाम, एसएडीओ होती है, आईबीपीएस एग्ज़ाम्स होती है, उसमें भी यही क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि इंसेक्ट के हेड में सेगमेंट्स कितने होते हैं। तो टोटल 6 सेगमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्री एंटीनरी सेगमेंट, एंटीनरी सेगमेंट, इंटरकैलरी सेगमेंट, फिर लेबियल सेगमेंट, मैक्सिलरी सेगमेंट, है ना, मैंडिबुलर सेगमेंट्स। तो ये सेगमेंट्स होते हैं, इनको भी हम आगे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद 1 पेयर ऑफ एंटीनी इसमें प्रेजेंट होती है, एक जोड़ी एंटीना प्रेजेंट होती है। उसके बाद कंपाउंड आइज होती है 2, वो भी 1 पेयर होती है। 3 डोर्सल ओसाइली होती है। अब ये ओसाइली किस तरीके से लोकेशन इनकी कैसी होती है, जैसे मान लो ये कंपाउंड आइज है ना, तो एक यहाँ पे होगी इसके नीचे, एक यहाँ पे होगी दूसरी कंपाउंड आई के नीचे, और एक इन दोनों के बीच में होगी, मीडियन में, है ना। तो ये इस तरीके से इनकी पोजीशन होती है। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ओसाइली हो गया। अब माउथ पार्ट्स, मैंने जैसे अभी आपको इस डायग्राम में बताया था कि कौन कौन से माउथ पार्ट्स होते हैं। ये जीना के नीचे अगर देखें हम तो ये मैंडिबल होता है, फिर मैक्सिली होता है, लेब्रम होता है, फिर यहाँ नीचे लेबियम होता है, और इस दोनों के बीच में जैसे हमारी जीभ है ना, टंग, वैसे ही इंसेक्ट के पास भी होती है। तो वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वैसे। तो लिप्स जो होते हैं, जैसे लेब्रम अपर लिप होता है, फिर लेबियम जो होता है वो लोअर लिप होता है। फिर जॉ यानी जबड़ा, अगर जबड़े की बात करें तो मैंडिबल होता है, मैक्सिली जो है वो भी हेल्प करती है इसमें। उसके बाद जो टंग लाइक ऑर्गन होता है वो हाइपोफेरिक्स होता है, और इस लेब्रम के ठीक ऊपर वाली सतह पर इपीफिरिक्स भी होता है एक, तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये माउथ पार्ट्स हो गए। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि एंटीना जो प्रेजेंट होती है हमारे यहाँ, जैसे कोई भी कीड़ा होता है उसकी अगर लंबी लंबी एंटीना होती है ना, तो उसको मूछे बोलते हैं कि ये देखो मूछ। जैसे कॉकरोच को देखते हैं, देखो कॉकरोच की बड़ी बड़ी मूछें, वो मूछें नहीं है, वो एंटीना ही है, उसी से वो डिटेक्ट करता है, किचन में चला जाता है। आप कॉकरोच को कहीं भी छोड़ दो वो किचन में चला ही जाएगा, उसको पता है कि उसको खाना कहाँ मिलना है, क्योंकि उसके पास एंटीना है, वो डिटेक्ट कर लेता है, फूड को डिटेक्ट कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे ये यहाँ पे मैंने डायग्राम लगा रखा है, इसमें आप देखने को आपको मिलेगा कि किस तरीके से एंटीना होती है। ये देखिए यहाँ पे एक, ये रही एक, यहाँ पे एक एंटीना। तो इस टाइप से एंटीना होती है, काफ़ी लंबाई में भी होती है, कभी कभी बहुत शॉर्ट भी होती है, अलग अलग फॉर्म्स में पाई जाती है ना। इसके जो सेगमेंट्स होते हैं कभी लंबे लंबे होते हैं, कभी गोल गोल होते हैं। तो गोल गोल होते हैं तो माला के जैसे होते हैं, तो मोनिली फॉर्म बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है, अलग अलग फॉर्म है।
कुछ में ऐसे बहुत सारे बाल पाए जाते हैं, प्लूमोस, पाइलोस, तो वो मॉस्किटो में जैसे मेल और फीमेल में अलग अलग एंटीना होती है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। आगे वाली जब हम एंटीना को डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें क्या क्या फॉर्म्स है, कैसा फंक्शन है, कौन कौन से इसमें सेंसरी ऑर्गन्स एसोसिएट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें होगी। इसे फीलर्स भी बोला जाता है। ये पेयर्ड में होती है यानी कि एक जोड़ी होती है, मोबाइल होती है यानी कि मूवमेंट कर सकती है इधर उधर, उसके बाद सेगमेंटेड होती है। इनकी जो लोकेशन होती है या तो बिटवीन या बिहाइंड कंपाउंड आइज होती है, यानी कि कंपाउंड आइज के पीछे होगी या तो फिर कहाँ पे होगी, इसके नीचे होगी। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, बिटवीन और बिहाइंड कंपाउंड आइज। सारे इंसेक्ट में प्रेजेंट होती है, लेकिन एक इंसेक्ट ऑर्डर है प्रोट्यूरा जिसमें ये एब्सेंट होती है। और यही क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कौन सा इंसेक्ट ऑर्डर है जिसमें एंटीना एब्सेंट है, तो प्रोट्यूरा, प्रोट्यूरेंस, ठीक है। ये एडल्ट्स में जो देखो इंसेक्ट की ग्रोथ कैसे होती है, अंडा होता है, अंडे से लार्वा निकला, लार्वा से प्यूपा बना, प्यूपा से फिर एडल्ट बना, है ना, जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। कंप्लीट ये सारी चीज़ें हम और डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ कि लाइफ साइकिल इंसेक्ट की क्या है, एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में कैसा होता है। तो उसमें जो एग स्टेज है वो तो एग स्टेज हो गई, फिर जो लार्वा है वो खाता है पत्तियों को, लेकिन वो एक तरीके से इमेच्योर स्टेज है, हम उसको एडल्ट स्टेज नहीं बोल सकते। प्यूपा भी जो है वो इमेच्योर स्टेज है। एडल्ट कब, जो प्यूपा से जो बाहर निकलता है वो एडल्ट होता है, और उसमें एंटीना बहुत डेवलप होती है। आप किसी तितली में देखेंगे तो आपको उसकी एंटीना बहुत लंबी लंबी दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन उसी तितली के, उसी बटरफ्लाई के अगर कैटरपिलर में या लार्वा में देखेंगे तो आपको वहाँ एंटीना उतनी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी या एब्सेंट भी हो सकती है। तो यही चीज़ है कि एडल्ट में ये वेल डेवलप होती है और पुअरली डेवलप होती है इमेच्योर स्टेजेस में। एंटीना एक एंटीनल सॉकेट से कनेक्टेड होती है बेस में, तो एंटीना इज सेट इन अ सॉकेट ऑफ द क्रेनियम। मैंने बताया कि ये जो इंसेक्ट का हेड होता है ये हार्ड प्लेट्स का बना होता है, क्रेनियम का बना होता है, और इसी क्रेनियम का एक सॉकेट होता है जिसमें एंटीना फिक्स्ड होती है। वही लिखा हुआ है कि एंटीना इज सेट इन द सॉकेट ऑफ द क्रेनियम। और इस सॉकेट में क्या होता है ना, इसकी जो ऐसी गोल सॉकेट है, इस सॉकेट में बाहर ऐसे इसकी जो रीज है, जो लाइंस है, ये एक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है, जो इसको इस तरीके से, जैसे आपने गियर देखा है ना गाड़ी में, बस उसी तरीके वो गियर एंटीना है, और वो जो एक रबर का ऊपर से लगाया है ना वो सॉकेट है, और अंदर जो वो मूवमेंट कर पा रहा है, तो वो जो मूवमेंट के लिए इसके पास क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या बोला जाता है, आर्टिकुलेटरी मेम्ब्रेन। आर्टिकुलेटरी मेम्ब्रेन, तो यही चीज़ है कि आर्टिकुलेटरी मेम्ब्रेन में क्या होता है, बेस ऑफ द एंटीना इज कनेक्टेड टू द एज ऑफ द सॉकेट बाय अ मेम्ब्रेन। जो एंटीना सॉकेट होता है उसका जो एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, वो क्या होते हैं, इस मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, और बहुत ही इजीली फिर मूवमेंट कर पाती है एंटीना, इधर देखना है इधर, मतलब वो डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगला आ गया, अगला क्या है भाई, आर्टिकुलेटरी मेम्ब्रेन परमिट्स फ्री मूवमेंट ऑफ एंटीना। पार्ट्स ऑफ एंटीना की अगर हम बात करें तो एंटीना का ये जो बेसल पार्ट, देखो मैं यहाँ एक डायग्राम आपको बना के बता देता हूँ कि एंटीना का किस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। एक तो बेसल पार्ट हो गया जो एक सॉकेट से कनेक्टेड है, और ये जो सॉकेट है ना ये मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, तो ये आर्टिकुलेटरी मेम्ब्रेन हो गई। ये क्या हो गया, ये एंटीनल सॉकेट हो गया। ये क्या हो गया, तो ये जो बेसल पार्ट है, जो सॉकेट के बाद वाला जो बेसल पार्ट है एंटीना का, इसको स्केप बोला जाता है ना, ये यही लिखा हुआ है मैंने, स्केप। जो मिडिल पार्ट है, यहाँ पे एक छोटा सा मिडिल पार्ट भी होता है, उसको पेडिसेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेडिसेल। और फिर एक लंबा सा ऐसा धागे जैसा पार्ट होता है जिसमें कई सारे सेगमेंट्स होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको फ्लेजिलम बोला जाता है। या इसी फ्लेजिलम को हम क्या बोल सकते हैं, इसी फ्लेजिलम को हम क्लेवोला या एन्यूली भी बोलते हैं।
और इसी में एक जॉनसन्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसको जॉनसन ने डिस्कवर किया था इसलिए इसको जॉनसन्स ऑर्गन बोलते हैं। इस जॉनसन ऑर्गन में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेंसरी सेल्स, बहुत सारी सेंसरी सेल्स इकट्ठी हो जाती है और वो एक गुच्छा बना लेती है, और वो गुच्छा किसके अंदर होता है, उसको जॉनसन्स ऑर्गन बोलते हैं। वो इस पेडिसेल में होता है, ठीक है, इस पेडिसेल में प्रेजेंट होता है। और ये एक तरीके से हम देखें तो अलग अलग जैसे इंसेक्ट्स होते हैं तो उनमें अलग अलग ये काम करता है। जैसे डिटेक्ट, मोशन को डिटेक्ट करता है कि किस तरीके से, हम अगर बात करें हवा चल रही है तो उसे डिटेक्ट कर लेगा, मोशन को डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद कहीं कहीं पे ऐसा भी देखा जाता है कि ये सुनने के काम में भी आता है, जैसे मच्छरों में जो मॉस्किटोज होते हैं उनमें ये हियरिंग के काम में आता है। फिर जैसे हॉक मॉथ्स होते हैं, हॉक मॉथ सुना होगा आपने, गूगल सर्च करना कभी, उसमें क्या होता है, ये फ्लाइट की स्टेबिलिटी को मैनेज करता है। और फिर जैसे ग्रेविटी से रिलेटेड चीज़ें भी इसकी है कि कितनी ऊंचाई पर है, तो ग्रेविटी से रिलेटेड चीज़ें भी डिटेक्ट कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जॉनसन्स ऑर्गन की, कहाँ प्रेजेंट होता है, पेडिसेल में होता है। और इससे कई बार क्वेश्चन आ गए हैं और इसको हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। बोथ स्केप एंड पेडिसेल आर प्रोवाइडेड विद इंट्रिंसिक मसल्स, इनमें आंतरिक मसल्स मौजूद होती है, जबकि फ्लेजिलम में ये इंडिविजुअल जो मसल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अंदर क्या होती है, बोथ स्केप एंड पेडिसेल के अंदर ये मसल्स प्रेजेंट होती है, और ये इसमें मसल्स नहीं होती है, इसमें अनुपस्थित होती है। सरफेस ऑफ द फ्लेजिलम इज सप्लाइड विथ मेनी सेंसरी रिसेप्टर्स that are inverted by the ड्यूटोसेरिब्रम ऑफ ब्रेन। अब ये देखो यहाँ मैंने ड्यूटोसेरिब्रम लिखा है, ये ब्रेन 3 हिस्सों में विभाजित होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इसे बोला जाता है, CNS। पहले आता है प्रोटोसेरिब्रम, फिर आता है ड्यूटोसेरिब्रम, और लास्ट में आता है ट्रीटोसेरिब्रम। जो प्रोटोसेरिब्रम है सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रेन का, फिर आता है ड्यूटोसेरिब्रम, और फिर जो सबसे छोटा हिस्सा ब्रेन का होता है वो होता है ट्रीटोसेरिब्रम, है ना। और जो ड्यूटोसेरिब्रम है, जो बीच वाला हिस्सा है ब्रेन का, उसी से ये फ्लेजिलम एसोसिएट होता है, क्योंकि फ्लेजिलम में जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं उसमें जो बाहर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, वो रिसेप्टर्स सेल तक चार्ज पहुंचाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो ये डिटेक्ट करता है वो चीज़ें क्या होती है, अलग अलग न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है इस ड्यूटोसेरिब्रम में, और यहाँ से फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फ्लेजिलम में बी वेरी इन साइज एंड फॉर्म, मैंने अभी आपको बताया कि एंटीना के कई फॉर्म्स हैं, तो बहुत सारी है। फ्लेजिलम में ही अगर ये गोल गोल हो गई, ये जो सेगमेंट्स अभी ऐसे लंबे लंबाई में है ना, ये अगर गोल हो गए तो मोनिली फॉर्म, तो इनका फॉर्म भी अलग हो सकता है और इनका जो साइज है ये भी अलग हो सकता है। तो ये वेरी करते हैं अलग अलग। अब बात करते हैं कंपाउंड आइज की। कंपाउंड आइज चलो बहुत पढ़ा दिया, थोड़ा अब डिस्कस करते हैं आँखों को लेकर। आँखें बहुत ज़रूरी होती है, हर ही इंसेक्ट में भी होती है, इंसानों में भी होती है, हर किसी जीव में आँखों की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आँखें ही ना हो तो हम इस खूबसूरत जहान को देख ही ना पाएंगे। आँखों के ऊपर कितने गाने बने हुए हैं, कितनी शायरियाँ लिखी हुई है, तो आँखों का बहुत इम्पोर्टेंस है। आँखों की अगर हम बात करें तो आँखें किस चीज़ में मदद करती है, ज़्यादातर अगर हम आँखों को देखते हैं तो एक इमेज बनाती है हमारी आँखें। किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो वो जो लाइट पड़ता है हमारी आँखों में और एक इमेज क्रिएट होती है, तभी हम मूवमेंट्स को देख पाते हैं, किसी को देख पाते हैं, कलर्स को देख पाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। सेम इंसेक्ट के अंदर भी जो कंपाउंड आइज होती है वो यही काम करती है, लेकिन हमारे अंदर तो एक आँख, दो आँखें हैं। इंसेक्ट के पास भी तो सर दो आँखें दिख रही है नहीं, लेकिन जैसे दो आँखें तो दिखाई दे रही है, लेकिन इंसेक्ट के पास सिर्फ दो आँखें नहीं है। सर कैसे दो आँखें नहीं है, यहाँ तो दिखाई दे रही है दो आँखें हैं। अगर हम इस सिंगल आँख को
सिंगल आँख को जूम करके देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि इसके अंदर, एक सिंगल आँख के अंदर कई छोटी छोटी आँखें हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी आँखें हैं जो हमें दिखाई देगी। सर कौन सी आँखें हैं छोटी छोटी, ज़रा बताओ इसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो कंपाउंड आइज होती है उनकी पोजीशन क्या होती है, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये छोटी छोटी आँखों वाला क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये डोर्सोलेटरल इन पोजीशन होती है। अब डोर्सोलेटरल सर क्या होता है? डोर्सोलेटरल का मतलब होता है, ये मान लो एक डब्बा है, ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ना इस बॉक्स का, डब्बे का, ये डोर्सल पार्ट है इसका। ये जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वेंट्रल पार्ट है इसका। और ये जो साइड वाला है ना, ये लेटरल पार्ट है, दोनों। अब सर ये तो बोल रहा है कि डोर्सोलेटरल, तो दोनों जगह कैसे हो सकती है? आंखें तो दो ही है। इसका मतलब ये है कि वो डोर्सल पे भी आधी है और लेटरल पे भी आधी है। यानी जो आंख है वो इस तरीके से है, यहाँ पे थोड़ी सी आंख ऊपर की साइड भी आती है और थोड़ी सी साइड में भी आती है, डोर्सोलेटरल है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। ओमेटिडिया, यही मैं बोल रहा था कि जो कंपाउंड आई होती है उसको कंपाउंड आई इसीलिए बोला जाता है कि उसमें कई सारी छोटी छोटी आंखें होती है, इंडिविजुअल आई यूनिट्स होती है, जो उसी को ओमेटिडिया बोलते हैं। ईच आई कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेंसरी यूनिट्स। इंडिविजुअल सेंसरी यूनिट्स, यही जो सेंसरी यूनिट्स है, इंडिविजुअल जो आँख है, इसी को ओमेटिडिया बोला जाता है। और यही क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये एक इंसेक्ट का फेस है और ये जो है बड़ी बड़ी सी साइड में, जो ऊपर भी आपको दिखाई देगी और साइड में भी दिखाई देगी, डोर्सोलेटरल इन पोजीशन। इसके अंदर हेक्सागोनल छोटी छोटी, जो आप मधुमक्खी का छत्ता देखते हो ना, उसमें भी हेक्सागोनल कैप्स होती है। तो इसमें भी सेम टू सेम हेक्सागोनल कैप्स हैं। और उस सिंगल यूनिट को क्या कहा जाता है? ओमेटिडिया कहा जाता है। और इसी हेक्सागोनल कैप के जो किनारे होते हैं ना, जो बाउंड्री लाइन होती है इन हेक्सागोनल कैप्स की या इस सिंगल आई की, उसे फैसेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैसेट्स। Externally, these ommatidia are marked by hexagonal cuticular facets. तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि उसे क्या कहा जाता है? तो भाई फैसेट्स कहा जाता है। कंपाउंड आईज आर मेजर फोटो रिसेप्टर यूजफुल इन इमेज परसेप्शन। मैंने अभी आपको बताया था कि आंखें किस लिए ज़रूरी है? एक इमेज देखने के लिए। फोटो रिसेप्टर है, यानी कि लाइट को क्या करती है? लाइट को ग्रहण करके उसके बाद ये एक इमेज जनरेट करती है। यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसे भी मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूं। अगर हम इस कंपाउंड आई का एक हिस्सा काटें, इसे तोड़ें, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडिविजुअल सिंगल आई है ना, जिसको हमने क्या कहा? ओमेटिडिया कहा। इसी ओमेटिडिया की सिंगल अगर आई को हम देखें, जैसे ये यहाँ पे है, तो इसमें जो सबसे बाहर जो होता है गोल एक कर्व लेंस होता है, उस लेंस के अंदर अगर हम जाए तो पूरा हिस्सा जो होता है इसको ओमेटिडिया बोलते हैं। उसमें नीचे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ये अगर यहाँ पे हम देखें, है ना, तो कॉर्नियल लेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा है इस सिंगल आई का, वो कॉर्नियल लेंस है। उसी के नीचे क्या होता है? क्रिस्टलाइन कोन होता है। ये देखिए क्रिस्टलाइन कोन होता है। उसके नीचे प्राइमरी और सेकेंडरी पिगमेंट सेल्स होती है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है कि क्या होता है और इसमें क्या क्या, ये किस चीज़ में हेल्प करती है। क्रिस्टलाइन कोन किस चीज़ में हेल्प करता है? तो इसका जो मेन चीज़ होता है वो होता है फोकस करना। लाइट जो आती है उसके थ्रू ये जो फोकस में हेल्प करती है। फिर ये जो पिगमेंटेड सेल्स होती है इमेज परसेप्शन में हेल्प करती है। उसके बाद जो ये नीचे की ओर जा रहा है इसको रेब्डम कहा जाता है। इसको अगर हम बीच से काट के इस तरीके से देखें, ये जो लंबाई में जा रहा है ना, इसी को अगर हम इस एंगल से देखें, रेडियल इसका स्ट्रक्चर देखें, तो ये रेब्डम बोला जाता है इसको। ये जैसे आप
कभी फेशियल वगैरह कराओ तो आंखों पे जो कुकुम्बर रखते हैं ना काट के, तो उस कुकुम्बर में जो सीड्स होते हैं बीच बीच में, वैसे ही यहाँ पे भी ये होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। ये कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। इनको आप गिनोगे तो ये 8 होते हैं संख्या में, और आपको और पता चल जाएगा। तो ये जो मेजर जो सेल्स है ना, ये सेल्स 8 होती है। फिर ये नीचे जाके बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, फिर एक्सॉन में जाके जुड़ता है। एक्सॉन क्या होता है? ये न्यूरॉन जो होते हैं, नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे आपको न्यूरॉन के बारे में बताएंगे कि कैसे न्यूरॉन एक होता है, उसमें एक्सॉन होता है, फिर वो कैसे मोटर न्यूरॉन और सीएनएस का जो कनेक्शन होता है, कैसे सेंसेस आते हैं, कैसे फिर इफेक्ट जाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी इन टॉपिक्स को अगर मैं डिटेल में बताने लग गया तो। फिर आती है सिंपल आई। जैसे कि मैंने अभी इंडिविजुअल यूनिट बोला ना, कंपाउंड आई में तो बहुत सारी सिंपल आई की इंडिविजुअल यूनिट्स होती है। यहाँ सिर्फ एक ही सिंगल यूनिट ही है। तो यहाँ पे यही है कि थ्री सिंपल आईज प्रेजेंट बिटवीन कंपाउंड आइज। जो कंपाउंड आइज होती है उन्हीं के बीच में क्या होती है? 3 सिंपल आइज प्रेजेंट होती है। आउट ऑफ 3, 1 इज मीडियन इन पोजीशन एंड अदर 2 प्लेस्ड अबो और इच साइड, है ना। तो ये ऊपर की ओर होती है, दोनों दिशाओं में होती है, और एक बीच में, इन दोनों के बीच में मीडियन में एक प्रेजेंट होती है। तो टोटल 3 सिंपल आइज होती है। ईच सिंपल आई हैज़ सिंगल लेंस। इनके पास सिंगल लेंस होता है। दे आर सेंसिटिव टू लाइट बट नॉट यूजफुल इन इमेज परसेप्शन। ये लाइट के लिए सेंसिटिव है, यानी कि ये लाइट को लेके इसके अंदर सेंसेस हैं। अगर वहाँ लाइट है, अंधेरा है, तो ये चीज़ ये डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन ये फ़ोटो जनरेट नहीं कर पाती है, इतनी इनमें काबिलियत नहीं है। यहाँ पे भी देखो, जैसे एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ये कंपाउंड आई के बीच में 2 ऊपर की साइड है, एक उन दोनों के बीच में है। तो ये एक हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है? अभी तो सिर्फ हेड हुआ है, अब हम बात करते हैं थोरेक्स की। थोरेक्स मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से थोरेक्स फ्लाइट में चलने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर टांगें होती हैं, पंख होते हैं, और भी इसके अंदर पार्ट्स होते हैं। लेकिन जो मेजर चीज़ है ना थोरेक्स की, वही है फंक्शन। जो मेजर है वो चलने का और फ्लाइट का ही है। बाकी इसके अंदर आंतरिक रूप से अगर हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो बॉडी के कुछ भाग आते हैं। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या है। सेकंड टेगमा डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। टेगमा आप समझ में आ गया ना, टेगमोसिस, सेगमेंट्स में अलग अलग बांटना। टेगमोसिस से एक सिंगल सेगमेंट को टेगमा बोला जाता है। तो ये कौन सा है? सेकंड टेगमा है। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स ये ऊपर वाला, मीजो बीच वाला, और सबसे लास्ट वाला मेटाथोरेक्स। इस सेगमेंट कंसिस्ट 1 पेयर ऑफ लेग्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक सेगमेंट में एक जोड़ी टांग होगी। मीजो एंड मेटाथोरेक्स कलेक्टिवली नोन एज पटेरोथोरेक्स बिकॉज दिस सेगमेंट्स कंसिस्ट 2 पेयर ऑफ विंग्स। इसे पटेरोथोरेक्स भी बोला जाता है। किसे? मीजो और मेटाथोरेक्स को, क्योंकि इसमें एक जोड़ी विंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर है, आपको बता दी है। ये देखो, जैसे यहाँ पे ये विंग्स हैं, है ना। ये जो दिख रहा है ये ड्रैगन फ्लाई है, लेकिन हमारे इधर इसको हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग गाँव में तो अपने मन से कुछ भी नाम रख देते हैं, अपने हिसाब से जो भी लगता है वो बोल देते हैं। अब बात करते हैं थोरेक्स में जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। अभी मैंने जैसे आपको 4 विंग और हाइंड विंग, अच्छा ये चीज़ आपको बताई नहीं, इसमें भी आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो विंग्स होते हैं ना 2 जोड़ी, उसमें जो आगे वाले पंख होते हैं उनको 4 विंग कहा जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वैसे तो बट आपको दिखेगा नहीं। आगे वाले जो पंख होते हैं ना, जो ऊपर की ओर होते हैं, वो 4 विंग होते हैं, और जो नीचे की तरफ होते हैं वो हाइंड विंग होते हैं, जो छिपे हुए होते हैं, इसीलिए इनको हाइंड विंग कहा जाता है। ठीक है।
अब थोरेक्स में ये जो विंग्स होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ इंसेक्ट में ऐसा होता है कि ये विंग्स मॉडिफाई हो जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं या प्रॉपर विंग के फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे अगर हम डिप्टेरा की बात करें तो डिप्टेरा में ये हेल्टेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हेल्टेयर्स क्या है? जैसे हनुमान जी की गदा देखी है आपने, हनुमान जी जो गदा लेके चलते हैं, बस वही छोटी सी गदा अगर हम उसको कर दें तो वो छोटी सी गदा ये रही यहाँ पे। ये जो पीछे वाले विंग है ना, हाइंड विंग्स जो है डिप्टेरा में, डिप्टेरा जो घर में मक्खियाँ होती है, हाउस फ्लाइज होती है, वो डिप्टेरा में आती है। तो उन्हीं के जो पीछे वाले पंख होते हैं ना, आप देखना किसी भी मक्खी को आपको सिर्फ ऊपर वाले पंख ही स्पष्ट दिखाई देंगे, नीचे जो पंख होते हैं वो हेल्टेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये काम क्या करते हैं सर, कन्वर्ट क्यों हो गए? तो ये एकदम ऐसे छोटे छोटे गदा की तरह होते हैं, साइड में जो लगे होते हैं, और इनका काम होता है बैलेंस करना। ये जब मक्खियाँ हवा में उड़ती है तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करते हैं, ठीक है। और स्ट्रेप्सिप्टेरा ऑर्डर में सेम यही चीज़ होती है, लेकिन ये जो इसमें फोरविंग जो होते हैं वो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्ट्रेप्सिप्टेरा में जो मेल स्ट्रेप्सिप्टेरा होता है, इट इज़ द फोरविंग दैट आर मॉडिफाइड इनटू हेल्टेयर्स। और इसमें क्या होता है, हाइंड विंग होता है। हाइंड का मतलब छुपा हुआ। कोई भी चीज़ छुपी हुई कब रहती है? जब वो हमसे बहुत दूर हो, बहुत गहराई में हो, डीप हो। बहुत गहराई में अगर कोई चीज़ चली गई है तो वो हमें दिखाई नहीं देगी, वो छुपी हुई है। तो वही चीज़ है कि हाइंड विंग है ना, तो ऐसे याद रखना, ये ट्रिक है एक तरीके से। बाकी स्ट्रेप्सिप्टेरा का फोर विंग आपको याद ही रहेगा। थोरेक्स में और भी कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें दिस पार्ट कंसर्न विद लोकोमोशन एंड फ्लाइट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि उड़ान में और चलने में मदद करता है। व्हेन हेड इज फ्यूज्ड विद थोरेक्स इट इज कॉल्ड एज सिफेलोथोरेक्स। एग्जाम्पल क्रस्टेशिया, जो समुद्री केकड़े, जो झींगा होता है, श्रिम्प और ये सारे समुद्री जीव होते हैं जो कि क्रस्टेशिया में आते हैं। तो इन क्रस्टेशियंस की एक खासियत होती है कि इनका जो हेड होता है ना, वो थोरेक्स के अंदर घुस जाता है, यानी कि उनमें फ्यूज़ हो जाता है। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेड दिखाई नहीं देगा, डायरेक्ट ये सी लिखा हुआ है ना, जो ये थोरेक्स है। तो ये थोरेक्स में ही हेड फ्यूज़ है, और हेड को सिफेला भी बोला जाता है, इसीलिए इसको सिफेलोथोरेक्स कहते हैं। हेड को सिफेला भी कहा जाता है, माउथ को ग्नेथा कहा जाता है ना। तो इसी टाइप से हम और भी चीज़ें क्लियर करेंगे जो टर्मिनोलॉजीज है। तो मेटाथोरेक्स इज फ्यूज्ड विद द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट। दिस फ्यूजन क्रिएट्स अ कंबाइंड स्ट्रक्चर कॉल्ड मीजोसोमा एंड एलिट्रन। कुछ इंसेक्ट में क्या होता है, जो थोरेक्स का लास्ट सेगमेंट जो मेटाथोरेक्स है, वो एब्डोमेन के फर्स्ट सेगमेंट के साथ फ्यूज हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि फर्स्ट सेगमेंट एब्डोमेन का कौन सा है और लास्ट सेगमेंट थोरेक्स का कौन सा है। बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जैसे चींटियों में, मधुमक्खियों में ये देखने को मिलता है। हाइमेनोप्टेरा में एक एपोक्रीटा ऑर्डर होता है जिसमें देखने को मिलता है। तो आगे मैं बताता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया, सिफेलोथोरेक्स। क्रेस्टेशिया जो होता है उसमें हेड जो है थोरेक्स में ही फ्यूज हो जाता है। तो ये आ गया थोरेक्स, है ना। तो मैंने क्या अभी बताया आपको, जब लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, सॉरी, जो लास्ट थोरेसिक सेगमेंट है, अगर एब्डोमेन के फर्स्ट सेगमेंट के साथ फ्यूज हो गया तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मीजोसोमा। मीजोसोमा बोला जाता है और एलिट्रंक बोला जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि द फ्यूज्ड फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट इज स्पेशली रिफर्ड टू एज अ प्रोपोडियम। जो पहला एब्डोमिनल सेगमेंट फ्यूज हो रहा है थोरेक्स के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रोपोडियम बोला जाता है। और उस प्रोपोडियम के पीछे जो भी हिस्सा होता है एब्डोमेन का, उसको क्या बोला जाता है? उसको गैस्टर बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। इस प्रोपोडियम की बात करें तो ये स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलता है? इंसेक्ट्स में जो ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा होता है
उसी में एक सब ऑर्डर होता है एपोक्रीटा, उसके जितने भी इंसेक्ट आप देखेंगे, जैसे आंट्स भी उसमें में आ गई है ना, तो सारी चीज़ें आपको इस ऑर्डर में देखने को मिलेगी। तो प्रोपोडियम जो एक ऐसा पिचका हुआ हिस्सा होता है उसको प्रोपोडियम बोलते हैं। आपको एक डायग्राम बना के ही बता देता हूँ। जैसे ये मान लो प्रोथोरेक्स हो गया, ये मीजोथोरेक्स हो गया, और अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, मेटाथोरेक्स, पतला हो गया। और यहीं पे फिर ये इस तरीके से, ये एब्डोमेन का फर्स्ट सेगमेंट है ना, ये वाला, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, इस टाइप से होता है फिर। तो यहाँ पे ये मेटाथोरेक्स और एब्डोमेन जो है मिल गए हैं, और ये जो पतला वाला हिस्सा है इसी को क्या कहा जाता है, इसको प्रोपोडियम बोला जाता है। और इस प्रोपोडियम के आगे जो भी ये हिस्सा है, जैसे ये है ना, इसको गैस्टर बोला जाता है। ये लिखा है, गैस्टर इज द बल्ब्यूलस पोस्टेरियर रियर पोर्शन ऑफ द मेटासोमा एब्डोमेन। ठीक है, ये देखो हनी बी में भी सेम चीज़ है, यहाँ पे ये पतली हो गई है थोड़ा, है ना, यहाँ पे। अब बात करते हैं एब्डोमेन की। एब्डोमेन क्या होता है, 9 to 11 सेगमेंट्स होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसे हेड में तो एविडेंट नहीं थे, हेड में इजीली आपको सेगमेंट्स दिखाई नहीं देंगे, लेकिन एब्डोमेन को अगर आप देखोगे तो ऊपर से तो जैसे पंखों से इंसेक्ट ढका होता है, लेकिन जब उस इंसेक्ट को आप उल्टा कर दोगे तो आपको स्पष्ट एक एक सेगमेंट आप गिन सकते हो एब्डोमेन का। और बहुत ही सॉफ्ट होता है वो जो पोर्शन होता है ना, किसी ग्रास होपर को पकड़ना, मैं तो बड़ा पकड़ता था जब बारिश के मौसम में कभी उड़ते उड़ते आ जाते थे ना घर के आसपास, ऐसे करके पकड़ लेता था। और उसका जो एब्डोमेन वाला हिस्सा है वो बड़ा ही सॉफ्ट होता था, बाकी तो कड़क होते थे उसके बॉडी पार्ट्स, लेग्स वगैरह, बाकी ये हिस्सा जो था वो बड़ा ही सॉफ्ट होता था। थर्ड एंड लास्ट टेगमा कंसिस्ट 9 to 11 सेगमेंट्स, लॉन्गेस्ट ऑफ 3 बॉडी रीजन्स। तीनों ही बॉडी रीजन जो मैंने हेड, थोरेक्स बताया और एब्डोमेन, उसमें एब्डोमेन जो है सबसे लॉन्गेस्ट होता है। सेगमेंटेशन इज मोर एविडेंट सॉफ्ट पार्ट, ये सॉफ्ट होता है, इसमें मोर एविडेंट होता है, मतलब बहुत आसानी से आपको सेगमेंट्स दिखाई दे देंगे। यहाँ मैंने वही लिखा है, इसमें जो ऊपर वाला भाग होता है, जो डॉर्सल भाग होता है, उसको टर्गम बोलते हैं। जो नीचे वाला भाग होता है, वेंट्रल साइड जो होती है उसकी, एब्डोमेन की, उसको स्टर्नम बोलते हैं। और जो ये साइड वाला लेटरल भाग होता है वो प्लूरोन होता है, और वो मेम्ब्रेनस होता है। ये तो हार्ड होते हैं थोड़े, बट ये मेम्ब्रेनस होता है, तो ये प्लूरल मेम्ब्रेन यहाँ पे है। और इन्हीं में एब्डोमेन में ही स्पाइरिकल्स, जैसे हम तो नाक से सांस लेते हैं, इंसेक्ट कहाँ से सांस लेता है, इंसेक्ट के एब्डोमेन के हर एक फर्स्ट से लेके 8वें सेगमेंट तक दोनों तरफ, दोनों लेटरल साइड्स पे, जैसे इस तरफ भी और उस तरफ भी, ये छोटे छोटे से ऐसे छेद होते हैं जिनको स्पाइरिकल्स बोलते हैं, जहाँ से ये ऑक्सीजन लेते हैं। और यही स्पाइरिकल्स आगे जाके ट्रेकिया और ट्रेक्यूल्स में कनेक्टेड होते हैं और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुँचाते हैं। लास्ट जो पोस्टीरियर होता है फिर वो एनस में कन्वर्ट हो जाता है। एनस जो होता है हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको गूदा बोलते हैं। ये जो होता है ये पेराप्रोक्ट और एपीप्रोक्ट से मिलकर बना होता है। एपी यानी ऊपर वाला हिस्सा और पेरा यानी नीचे वाला हिस्सा। ये जो ऊपर वाला होता है इसको एपीप्रोक्ट बोलते हैं, पेराप्रोक्ट, इन दोनों को कंबाइंडली एनस बोलते हैं। और इसी एनस के पास सर्कस होता है। और भी जब हम इंसेक्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और क्लियर होगी। एब्डोमेन में भी कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग अंग पाए जाते हैं, मॉडिफिकेशंस होती है, गिल्स भी पाई जाती है, कुछ इंसेक्ट में एब्डोमिनल गिल्स होती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसी फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट्स में, जो एब्डोमेन का फर्स्ट सेगमेंट होता है उसकी लेटरल साइड पे, जैसे मैंने बताया कि स्पाइरिकल्स तो होते हैं 1st to 8th सेगमेंट तक, पहले से 8वें सेगमेंट तक दोनों तरफ क्या होता है, स्पाइरिकल्स होते हैं। वैसे ही सिर्फ फर्स्ट सेगमेंट में एक ऑर्गन होता है टिम्पेनम, वो भी प्रेजेंट होता है।
टिम्पेनम, और ये सेंसरी होता है, ठीक है। देर आर 8 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स फाउंड इन एब्डोमेन। पोस्टीरियर एब्डोमेन सेगमेंट्स आर मॉडिफाइड फॉर पर्पस ऑफ मेटिंग एंड ओविपोजिशन। जो पीछे वाले हिस्से होते हैं, जैसे कि 9th सेगमेंट मेल जेनेटेलिया है और 8th और 9th सेगमेंट फीमेल जेनेटेलिया ओविपोजिटर के लिए होता है, तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, फीमेल और मेल ओविपोजिटर आर 8th to 9th सेगमेंट, या 9th सेगमेंट में मेल हो गया। और फिर ये ओविपोजिटर को भी अगर हम देखें तो इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, वल्वीफर होता है और वल्वुलाई होता है। ये बेसल जो पार्ट होता है वो वल्वीफर्स होते हैं, और फिर जो नीचे मीडियन में होते हैं 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो वल्वुलाई होता है। इन्हें भी डिटेल में देखेंगे। तो इस तरीके से एब्डोमेन भी हमारा देख लेता हूँ, ख़त्म है कि और कुछ बचा है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि हाँ ख़त्म। तो अभी हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, एक तो इंसेक्ट का हेड डिस्कस किया, उसका थोरेक्स डिस्कस किया और एब्डोमेन डिस्कस किया। इसी के साथ मैंने आपको एक जनरल क्लासिफिकेशन भी इंसेक्ट का बताया कि किस तरीके से इंसेक्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है, एनिमल किंगडम में, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर इंसेक्टा से अलग अलग ऑर्डर्स में डिवाइड किया। उसके बाद हमने हेड पढ़ा कि 6 सेगमेंट होते हैं, उसमें एंटीना होती है, कंपाउंड आइज़ होती है, माउथ पार्ट्स होते हैं। फिर हमने थोरेक्स पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि उसमें पैर होते हैं, हर एक 3 भागों में बटा होता है थोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। हर एक जो भाग होता है उसमें एक एक जोड़ी टांगें होती है। फिर जो मीज़ो और मेटाथोरेक्स होता है उसको पटेरोथोरेक्स बोलते हैं, उसमें एक एक जोड़ी विंग्स होते हैं। लोकोमोशन और फ्लाइट में मेजरली ये काम करता है। इसके बाद हमने एब्डोमेन पढ़ा। एब्डोमेन में 9 से 11 सेगमेंट्स होते हैं, जिनको यूरोमियर्स भी कहते हैं। और जो टर्मिनल, जो लास्ट वाले सेगमेंट्स हैं, वो मेटिंग और ओविपोजिशन के लिए जो होते हैं वो काम में आते हैं। इसके अलावा सांस लेने के लिए 8 पेयर्स ऑफ स्ट्राइकर, मतलब 8 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं हर एक साइड पे, लेटरल साइड पे। टिम्पेनम होता है, और बहुत सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं कई बार एग्ज़ाम्स में, सेगमेंट्स की संख्या को लेकर के, एंटीना को लेकर के, पेडिसेल को ले, जैसे मैंने एंटीना का भाग बताया था ना, पेडिसेल, उसमें जॉनसन्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे बन सकते हैं हमसे। तो ये 2019 का एक क्वेश्चन है, ICAR JRF का ही क्वेश्चन है कि हेल्टेयर्स इज अ मॉडिफाइड विंग इन। हेल्टेयर्स किस में होते हैं प्रेजेंट? तो मैंने आपको 2 बताए थे, एक स्ट्रेप्सिप्टेरा और एक डिप्टेरा। तो यहाँ स्ट्रेप्सिप्टेरा तो है नहीं, तो फिर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है फिर? डिप्टेरा ही हो सकता है ना। बैलेंसिंग ऑर्गन, मैंने ये भी बताया था कि ये क्या करते हैं, बैलेंस का काम करते हैं। बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ऑर्डर हेल्टेयर्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे ऑर्डर पूछ लिया है कि किस ऑर्डर में, तो यहाँ पे भी डिप्टेरा आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर 2019 में दोनों ही क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ गए। बिल्कुल, 2019 JRF का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें एक ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा और एक ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हेल्टेयर्स का पूछा है कि क्या है, किस में प्रेजेंट है, डिप्टेरा में, और क्या है उसका गायरोस्कोपिक, यानी कि बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह ये काम करता है। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ऑर्डर हेल्टेयर्स आर प्रेजेंट, तो वो डिप्टेरा में। अगर इसमें स्ट्रेप्सिप्टेरा होता तो वो भी सही होता है ना। फिर वो क्वेश्चन को कैसे चेंज कर सकता था कि हाइंड विंग में प्रेजेंट है या फोर विंग में। तो हाइंड यानी छुपा हुआ, डिप्टेरा में हाइंड विंग में होता है, फोर विंग में किस में होता है, स्ट्रेप्सिप्टेरा में होता है, ठीक है। नंबर ऑफ सेगमेंट्स में बी इंडिपेंडेंट और फ्यूज्ड इन अ टिपिकल इंसेक्ट हेड। कितने? अच्छा, ये भी 2019 का ही ICAR JRF का क्वेश्चन है कि इंसेक्ट हेड का पूछ रहा है कि कितने सेगमेंट्स होते हैं। तो कितने सेगमेंट्स बताए थे मैंने आपको?
6 सेगमेंट्स, तो इसका क्या हो जाएगा 6 सेगमेंट्स हो जाएगा। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंसेक्ट लेग। ICAR JRF 2020 का क्वेश्चन है कि कौन सा इंसेक्ट लेग का पार्ट नहीं है। तो इसमें देखो आप 4 ऑप्शन है। मैंने आपको लेग तो नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको बाकी इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो ज़रूर पढ़ाया है, कोक्सा, फीमर, टार्सस और स्केप। स्केप जो है मैंने अभी आपको बताया था कि जो एंटीना होती है उसका बेसल पार्ट होता है स्केप, तो यहाँ पे स्केप सही हो जाएगा क्योंकि वो लेग का पार्ट नहीं है, वो एंटीना का पार्ट है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि क्लास इंसेक्टा का जो सब फाइलम है वो क्या है। सब फाइलम कौन सा है, क्लास इंसेक्टा बिलोंग्स टू विच सब फाइलम। तो वो भी मैंने आपको बताया था जब क्लासिफिकेशन बताया कि यूनिरेमिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमारी जो क्लास है वो यहीं पे ख़त्म होती है इस फिफ्थ क्वेश्चन के साथ। आज जो हमने पढ़ा आपको अच्छे से उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा चीज़ें, और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत सारे डिस्कस किए। आगे जो भी क्लासेस है वो कंटिन्यू रहेगी IARI वाला प्लेटफॉर्म पे।